India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। साथ ही कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राम मंदिर उद्घाटन के सीधा प्रसारण पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को अनुचित प्रतिबंध लागू नहीं करने का दिया निर्देश। कोर्ट ने कहा केवल कुछ क्षेत्रों में हिंदू अल्पसंख्यक होने जैसे आधार पर कार्यक्रम के प्रसारण की अनुमति को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मानहानि केस में तेजस्वी यादव ने गुजरातियों पर टिप्पणी वापस ली। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता से पूछा क्या मानहानि केस की है जरूरत। शस्त्र लाइसेंस मामले में विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस। एक लाइसेंस पर कई हथियार हासिल करने का है आरोप। India Legal presents Courts Roundup. राष्ट्रीय जनता दल नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में कहा कि उन्होंने गुजरातियों के बारे में की गई अपनी टिप्पणी वापस ले ली। यादव ने उस ट्रांसफर याचिका में दायर किया जिसमें उन्होंने गुजराती ही ढंग हो सकता है टिप्पणी पर उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में अहमदाबाद से किसी तटस्थ स्थान पर ट्रांसफर करने की मांग की थी। यह आरोप 22 मार्च 2023 को मीडिया संबोधन के दौरान दिए गए कथित बयान से संबंधित है। बयान में तेजस्वी ने कथित तौर पर कहा था जो दो ठग हैं ना, जो ठग हैं, ठग को जो अनुमति है आज के देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकता है और उसके ठग को माफ किया जाएगा। LIC का पैसा, बैंक का पैसा दे दो, फिर वो लोग लेके भाग जाएंगे तो कौन जिम्मेदार होगा। आज देश की स्थिति देखी जाए तो गुजराती ही धोखेबाज हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी माफ की जाएगी। उन्हें LIC का पैसा दिया जाएगा, बैंकों का पैसा दिया जाएगा और वे इसे लेकर भाग जाएंगे। आखिर कौन जिम्मेदार होगा। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता के वकील हरीश मेहता से पूछा कि क्या अभियोजन अब आवश्यक है क्योंकि यादव ने अपनी टिप्पणी वापस ले ली है। ऐसे में खंडपीठ ने शिकायतकर्ता के वकील से पूछा बयान अब बहुत स्पष्ट है, अब अपना मन बना लें कि आप शिकायत पर मुकदमा क्यों चलाना चाहते हैं। इसके बाद वकील ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा। खंडपीठ ने आगे कहा कि उन्होंने बयान के उस हिस्से को वापस ले लिया है जिसमें उन्होंने कुछ भावों का इस्तेमाल किया, तो अब और क्या बचा है। खंडपीठ ने वकील को चेतावनी के साथ निर्देश लेने की अनुमति दी कि अदालत मानहानि मामले में तेजस्वी यादव का अभियोजन रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निहित अपनी अंतर्निहित विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा। मामले की अगली तारीख 29 जनवरी है। वहीं 6 नवंबर को कोर्ट ने ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए आपराधिक मानहानि मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हथियार लाइसेंस मामले में विधानसभा सदस्य अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अंसारी के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। नवंबर 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले में अंसारी को जमानत देने के लिए मना कर दिया था। साथ ही शीर्ष अदालत के समक्ष उनके द्वारा तत्काल अपील के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति
सुभाष विद्यार्थी ने कहा था कि अंसारी की नई दिल्ली स्थित घर से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया था। इसमें कहा गया है कि अंसारी के आवास से धातु की जैकेट वाली गोलियां भी बरामद की थी, जिन्हें शूटर द्वारा इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। साथ ही जमानत याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि क्योंकि अंसारी एक विधायक है, इसीलिए संभावना है कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में अब्बास अंसारी दोषी और जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं, जो अपने बेटे की तरह उत्तर प्रदेश में विधायक भी रह चुके हैं। अब्बास अंसारी के खिलाफ मामले में आरोप है कि उसने एक विशिष्ट लाइसेंस पर कई आग्नेयास्त्र हासिल किए थे। इस मामले में अक्टूबर 2019 में उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। साथ ही आरोप है कि उसने संबंधित थाने को सूचित किए बिना लाइसेंस लखनऊ से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। उन पर आरोप था कि उन्होंने अलग अलग पहचान पत्रों के तहत 2 अलग अलग राज्यों के लाइसेंसों का उपयोग जारी रखा। प्राथमिकी में कहा गया है कि लखनऊ से उसका बंदूक लाइसेंस अक्टूबर 2015 में अमान्य हो जाने के बाद उसने जून 2017 में नई दिल्ली में एक नया लाइसेंस प्राप्त किया और कुल 7 आग्नेयास्त्र खरीदे। अंसारी के खिलाफ आरोप पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने कथित आचरण को पूरी तरह से अस्वीकार मानते हुए इसे कड़ी अस्वीकृति व्यक्त की थी। साथ ही अदालत ने कहा कि अंसारी का आपराधिक इतिहास रहा है और वह 8 मामलों में शामिल रहा है। ऐसे ही एक मामले में यह आरोप लगाया गया था कि जेल में बंद होने के दौरान उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपनी पत्नी को अधिकारियों से बिना किसी अनुमति और बिना किसी जांच के अक्सर जेल जाने दिया। अब्बास अंसारी की याचिका अधिवक्ता अंजलि झा मनीष के माध्यम से शीर्ष अदालत के समक्ष दायर की गई थी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के संबंध में लाइव स्क्रीनिंग और विशेष पूजा पर तमिलनाडु सरकार द्वारा लगाए गए कथित प्रतिबंध के खिलाफ रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से अन्य धर्म के लोगों के निवास वाले क्षेत्रों में धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के खिलाफ आगाह किया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा दायर इस याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि तमिलनाडु सरकार ने अयोध्या मंदिर समारोहों के सीधे प्रसारण और आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अभिषेक के अवसर को चिन्हित करने के लिए पूजा, अन्नदानम और भजन दिन में बाद में होने वाले हैं। साथ ही अदालत ने तमिलनाडु सरकार की ओर से दिए गए बयान को भी दर्ज किया, जिसमें जोर देकर कहा गया कि राज्य में इस तरह का कोई प्रतिबंध लागू नहीं है। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, हम मानते हैं और भरोसा करते हैं कि अधिकारी कानून के अनुसार काम करेंगे, न कि किसी मौखिक निर्देश के आधार पर। साथ ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य निजी मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा की स्क्रीनिंग रोक रहा है। सुप्रीम कोर्ट से इसके खिलाफ मजबूत संदेश भेजने का आग्रह किया। कानून अधिकारी ने ये भी तर्क दिया कि किसी भी वास्तविक आशंका के अभाव में किसी भी धार्मिक गतिविधि को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, जो इस आधार पर आवेदन खारिज करने वाले आदेश की ओर इशारा करता है कि अन्य धर्मों के सदस्य विशेष क्षेत्र में रहते हैं। साथ ही जस्टिस खन्ना ने जवाब में कहा कि हमने अधिकारियों से कारण बताते हुए स्पष्ट आदेश पारित करने को कहा है। कारणों को रिकॉर्ड पर आने दें। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां समरूप समुदाय हैं, लेकिन केवल धार्मिक गतिविधियों को न रोकें। आधार ये है कि एक समुदाय या 20 समुदाय किसी विशेष क्षेत्र में रह रहा है। यदि कोई कानून और व्यवस्था की स्थिति है तो आवेदन खारिज कर दिया जा सकता है, लेकिन ये नहीं। हमें पता चल जाएगा कि आपके कितने आवेदनों को अनुमति दी है और कितने को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शून्य और अमान्य विवाद से पैदा हुए बच्चों को वैध बच्चे माना जाएगा और संपत्ति में वैध हिस्सा तय करने के उद्देश्य से उन्हें सामान्य पूर्वज के विस्तारित परिवार के रूप में माना जाएगा। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस SVN भट्टी की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए कहा कि एक बार सामान्य पूर्वज ने स्वीकार कर लिया है कि शून्य और शून्य करणीय विवाद से पैदा हुए बच्चों को उसकी वैध संतान माना जाता है, तो ऐसे बच्चे वैध विवाद से पैदा हुए बच्चों के समान सामान्य पूर्वज की संपत्ति में उत्तराधिकारी होंगे। साथ ही केस है कि मुथुस्वामी गौंडार का उन्होंने 3 शादियां की, जिनमें से 2 शादियां अमान्य घोषित कर दी गईं।
इन 3 शादियों में से गोंडर के 5 बच्चे हैं, यानी 4 बेटे और 1 बेटी। वैध विवाह से पैदा हुए वैध पुत्र यानी कि प्रतिवादी नंबर 3 ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया। इसके अलावा शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने वैध बच्चों के पक्ष में बंटवारे के मुकदमे का फैसला सुनाया। साथ ही ट्रायल कोर्ट के आदेश यानी कि निर्णय को चुनौती देते हुए शून्य विवाह से हुए बच्चों ने हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर की। हालांकि अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। यह हाईकोर्ट के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध है कि वर्तमान सिविल अपील सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। मुद्दा क्या शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चे किसी सामान्य पूर्वज की संपत्ति में उसके उत्तराधिकारी के रूप में हिस्सा पाने के हकदार होंगे? जस्टिस भट्टी द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को अपने वैध बच्चों के रूप में मानने के लिए सामान्य पूर्वज की स्वीकृति को भी उसके वैध बच्चे के खिलाफ एक सबूत माना जाएगा जो सामान्य पूर्वज के माध्यम से दावा कर रहा है। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि अन्नदानम या भोजन दान करना और भजन और निजी हॉल में राम नाम का पाठ करना प्रतिबंधित नहीं है और इसके लिए पुलिस की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने राज्य सरकार की दलील दर्ज की और कहा कि ऐसी सभी गतिविधियों को कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाए बिना पवित्र और जिम्मेदार तरीके से किया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और पुलिस द्वारा उठाए गए उपरोक्त रुख से ये स्पष्ट है कि शुभ अवसर पर विचार करते हुए समारोह का आयोजन करना, भजन गाने का उच्चारण करना अपने आप में निषिद्ध या प्रतिबंधित नहीं है और ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ये सब आज किसी भी कानून और व्यवस्था की समस्या को जन्म दिए बिना जिम्मेदार और पवित्र तरीके से किया जाएगा। एकल न्यायाधीश ने रेखांकित किया कि भगवान के प्रति भक्ति, शांति और खुशी के लिए, न कि समाज में संतुलन को बिगाड़ने के लिए किसी भी गलत सूचना या गलत सूचना को फैलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इसे सभी संबंधित पक्षों द्वारा ध्यान में रखा जाएगा। अंततः सभी संबंधित लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर के प्रति भक्ति केवल शांति और खुशी के लिए है और समाज में प्रचलित संतुलन को बिगाड़ने के लिए नहीं है। साथ ही अदालत सहायक आयुक्त के इस आदेश को चुनौती देने वाली एल गणपति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 22 जनवरी को एक मैरिज हॉल में भजन और अन्नदानम के लिए मांगी गई अनुमति को खारिज कर दिया गया था। जब मामला सुनवाई के लिए गया तो अतिरिक्त लोक अभियोजक ए दामोदरम ने अदालत को सूचित किया कि बाद में अनुमति दी गई थी। हालांकि क्योंकि इस तरह के कई कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे थे, इसीलिए अदालत ने ऐसे कार्यों को करने की अनुमति देने के संबंध में सरकार और पुलिस के रुख को समझने की कोशिश की। इस रुख पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि अन्नदानम, भजन गाना और राम नाम का उच्चारण करना अपने आप में निषिद्ध नहीं था। ये कहते हुए कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि सीने 1 प्राइवेट लिमिटेड और सुपर कैसेडेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने एनिमल फिल्म से संबंधित अनुबंधन संबंधी दायित्वों के कथित उल्लंघन के संबंध में अपने विवादों का निपटारा कर लिया है। सीने 1 और टी सीरीज की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि समझौता हो चुका है और इसे रिकॉर्ड में भी लाया जाएगा। साथ ही इस समझौते से रणबीर कपूर स्टार फिल्म को ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का रास्ता साफ हो गया है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने दलीलों को देखा और दोनों पक्षों से समझौते को रिकॉर्ड पर लाने के लिए कहा। मामले के निस्तारण के लिए 24 जनवरी को विचार किया जाएगा। सीने 1 स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड ने टी सीरीज के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए तर्क दिया कि दोनों प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म का निर्माण करने के लिए एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत सीने 1 ने दावा किया कि फिल्म एनिमल में उसका 35% लाभ हिस्सा था और 35% बौद्धिक संपदा अधिकारों का हकदार था। हालांकि मुकदमे में आरोप लगाया गया कि सीने 1 की मंजूरी के बिना टी सीरीज ने फिल्म बनाने और प्रचार करने, रिलीज करने के लिए खर्च किया और बॉक्स ऑफिस बिक्री पर बिना कोई विवरण साझा किए राजस्व प्राप्त किया और लाभ शेयर समझौते के बावजूद वादी को कोई पैसा नहीं दिया गया। 15 जनवरी को सुनवाई के दौरान टी सीरीज ने सीने 1 द्वारा किए गए दावों का विरोध किया। साथ ही टी सीरीज ने तर्क दिया कि सीने 1 ने फिल्म में 1 रुपया भी निवेश नहीं किया
और उसने फिल्म में अपनी सभी बौद्धिक संपदा के 2 करोड़ 6 लाख रुपए में सरेंडर कर दिया है। टी सीरीज ने दावा किया कि 2 अगस्त 2022 को अनुबंध में एक संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा सिने 12 करोड़ 6 लाख करोड़ के अपने अधिकारियों को छोड़ने के लिए सहमत हो गया और इस तथ्य को मुकदमे में छुपा दिया गया है। सिने 1 ने इस तर्क पर विवाद किया। अपने मुकदमे में सिने 1 ने टी सीरीज द्वारा सिने 1 के साथ करार की शर्तों का अनुपालन करने तक फिल्म की ओटीटी मंचों पर रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। इसमें लाभ का हिस्सा दे क्रेडिट, फिल्म के निर्माण की प्रमाणित अंतिम लागत, बॉक्स ऑफिस संग्रह, कलवर, मैक्स और नेटफ्लिक्स से साथ निष्पादित समझौतों के साथ साथ वंगा के साथ साथ समझौता शामिल था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित कर खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मुकदमे पर कुछ निजी पक्षों को खादी ऑर्गेनिक नाम और संबंधित चिन्हों का उपयोग करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने यह आदेश 18 जनवरी को पारित किया, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि प्रतिवादी दान हासिल करने के लिए खादी आयोग की सद्भावना और नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं और राम मंदिर से संबंधित संग्रहणीय वस्तुओं के भुगतान पर मुफ्त राम मंदिर प्रसाद की आपूर्ति करने के लिए धोखाधड़ी का वादा भी कर रहे हैं। ऐसे में अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी जनता की धार्मिक मान्यताओं और भक्ति का शिकार करके और खादी आयोग की सद्भावना का दुरुपयोग करके राम मंदिर के अभिषेक कार्यक्रम पर एकाधिकार करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए अदालत ने बचाव पक्ष को इस तरह के अभियान रोकने, अपनी वेबसाइट निलंबित करने और मुफ्त राम मंदिर प्रसाद की आपूर्ति के साथ साथ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान उद्घाटन समारोह से जुड़ी वस्तुओं पर सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के निर्देश दिए। अदालत द्वारा प्रतिवादियों की वेबसाइट और दान पृष्ठों की छवियों की जांच करने के बाद आदेश पारित किया गया था, जिसके कारण न्यायाधीश प्रथम दृष्टता राय पर पहुंचे कि प्रतिवादियों के खादी ऑर्गेनिक चिन्ह भ्रामक रूप से खादी ट्रेडमार्क के समान थे, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के स्वामित्व हैं। साथ ही खादी आयोग ने यह भी आरोप लगाया कि असंतुष्ट ग्राहकों द्वारा कई पोस्ट किए गए थे, जिन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें राम मंदिर से संबंधित माल के लिए प्रतिवादियों के साथ ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्हें ये नहीं मिला। साथ ही वादी के वकील ने कहा कि आयोग ने भी इस तरह के माल के लिए ऐसा आदेश दिया था, लेकिन आदेश प्राप्त नहीं हुआ। वादी ने तर्क दिया कि इससे संकेत मिलता है कि प्रतिवादियों ने झूठे वादे पर ग्राहकों से धन प्राप्त किया और माल के आदेशों के प्रेषण की पुष्टि रसीद या प्रमाण प्रदान किए बिना अदालत को बताया गया कि प्रतिवादी मुफ्त राम मंदिर प्रसाद की डिलीवरी के लिए भारतीय ग्राहकों से 51 रुपए और विदेशी ग्राहकों से 11 अमेरिकी डॉलर का डिलीवरी चार्ज मांग रहे थे। अदालत को बताया गया कि इस तरह की गतिविधियों का इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्मों पर विपणन भी किया गया था। साथ ही वादी आयोग ने तर्क दिया कि प्रतिवादियों को खादी चिन्ह का दुरुपयोग करने और गलत धारणा बनाने का कोई अधिकार नहीं है कि वादी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबद्ध था, जो अभिषेक समारोह का आयोजन कर रहा था। तो फिलहाल के लिए कोर्ट्स राउंडअप में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.